नमस्कार आपको। शुभ्रा मैडम नमस्ते। सुरेश मेनन सर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी सी आवाज नमस्कार जरूर आपकी कम आ नमस्कार। रही है शुभ्रा मैडम। हाँ डॉक्टर बोलिए। विकास साहू जी नमस्कार और सरगुजा नमस्ते। अच्छा, सौरभ को बेटा, सौरभ जी को भी नमस्कार करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने जितने भी स्पीकर्स हैं शुभ्रा मैडम उन्हें कहा है कि 10 मिनट लेट का आज थोड़ा सा हम कार्यक्रम चालू करेंगे 7 बजे के बजाय 7:10 पे। उसके पीछे कारण ये था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैफिक के जाम में फंस गया था और मुझे लेट हो जाएगा आने में। बट मैं टाइमली आ गया। तो हमारे सारे स्पीकर्स थोड़ा लेट आएंगे। तो आर एन शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। तब तक 5 मिनट कड़ी है। और तब तक बता दूं कि इस बार की कड़ी में जैसा कि आप काफी दर्शक जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ आ रही है, हमारी ऑडियंस देख रही है, सराहना बहुत मिल रही है शुभ्रा मैडम हमें। आज जो गेस्ट स्पीकर हैं विशेष तौर पे डॉक्टर त्रिवेणी सिंह जी, वो करीबन 7:30 बजे के आसपास में हमें ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे टेलीफोनिकली बात हुई है कि वह भी किसी एक विशेष मीटिंग पे हैं, तो उन्हें टाइम लगेगा। और बाकी स्पीकर ठीक लगभग 5 मिनट बाद हमारे पास में पहुंच रहे हैं। जिसमें तो मैं कुछ तब तक उनके बारे में परिचय कराता चलता हूं। हमारे साथ में आज जो विशेष स्पीकर हैं वे हैं त्रिवेणी सिंह जी। आप उत्तर प्रदेश के साइबर सेल में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। आपको जटिल से जटिल साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को सुलझाने में विशेष पारंगत हासिल है। और लगभग इन्होंने 200 से अधिक सबसे जटिल जो साइबर क्राइम हुए हैं उन्हें सुलझाया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित हैं। और इन्हें इनकी जो साइबर क्राइम के ऊपर जो इन्होंने काम किया है, जिस तरह से इन्होंने यूं कहा जाए कि सुलझाया है उन केसेस को, तो उन्हें भारत का साइबर क्रॉप भी कहा जाता है। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अपराजिता भट्ट जी, डॉक्टर अपराजिता भट्ट जी हैं। डॉक्टर अपराजिता भट्ट को एनएलयू में विशेष तौर पे ये भी साइबर लॉ के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रही हैं। साइबर लॉ के ऊपर इनके पास स्टूडेंट्स भी होते हैं। साइबर लॉ पे विशेष इंटरेस्ट के साथ ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में लोगों को अध्ययन करा रही हैं। इनके मुख्य विषयों में देखें तो डोमेन्स आर द साइबर क्राइम्स, कंट्रोवेंशन इंटरनेट गवर्नेंस के साथ साथ में एआई और डाटा प्रोटेक्शन एंड ऑनलाइन प्राइवेसी के ऊपर में ये विशेष रुचि रखती हैं। तो आज हम विषय भी साथ इस पे रखेंगे कि जिस तरह से एआई हमारे यहाँ पहुंच रहा है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वर्क करने लगा है, हम इनकी अनुभवों का लाभ यहाँ पे लेना चाहेंगे। साथ ही हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर ममता महापात्रा हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी में आप दिल्ली नोएडा में आप प्रोफेसर हैं। साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस इनका एक विषय है। साथ ही साथ आप भी साइबर क्राइम के विषयों में विशेष रुचि रखती हैं। तो ये तीन हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज के। इसके अलावा हमेशा की तरह डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मुंबई से साइबर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुरेश मेनन, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो कि एक होलिस्टिक कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, विशेष साइकोलॉजिकल मेथड है, एनएलपी के ट्रेनर हैं। आप हमारे साथ में कुछ देर पे जुड़ जाएंगे। पिछले काफी समय से हम लगातार साइबर क्राइम के अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहे और कई गेस्ट हम लेकर के आते रहे हैं और आपकी सराहना मिलती रही है। लेकिन बात यह भी एक है कि आपकी सराहना ऑफलाइन ज्यादा होती है। मैं और डॉक्टर शुभ्रा जी का एक निवेदन आपके साथ में है कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके जुड़ने से हमें और भी अनुभव और बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं और लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ता है। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि जहां पर केसेस दिन प्रतिदिन बदलते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे मोबाइल के नए वेरिएशन हमारे पास आते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाईटेक होती चली जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होती जा रही है, यह क्राइम भी उतनी ही जटिलताओं के साथ चला आ रहा है। गिरगिट शायद अब रंग कम बदलता है, लेकिन साइबर के जो क्रिमिनल हैं वो तेज रंग बदलने लगे। इसी बीच में हमारे साथ में रायपुर के एक्स डीजी
एक्स डीआईजी है डॉक्टर किशोर कुमार अग्रवाल, आप भी उपस्थित हो चुके हैं। तो विषय को मैं आगे लेते हुए चल देता हूं। और ममता, डॉक्टर ममता जी महापात्र जी हमारे पास जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चूंकि त्रिवेणी जी थोड़ा सा लेट होंगे, मैं डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी को लेता हूं। काफी अरसे बाद डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी मेरे इस फोरम पे पहुंचे हैं। डॉक्टर किशोर जी, आवाज आ रही है आपको? माइक म्यूट है? जी आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार। हाँ, पैनल पे तो उपस्थित। किशोर जी, उम्मीद है आप भी हमारा प्रोग्राम अक्सर देखते रहते हैं, बात सुनते रहते हैं और आपकी सराहना आती है। अच्छा लगा आप हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जिस तरह से साइबर की बातें हम कर रहे हैं, और पूरा एक निचोड़ आता है कि सबसे अधिक जो साइबर के जो क्राइम के केसेस आते हैं वो हमारे राज्य के पड़ोस से आते हैं, जिसमें से झारखंड लगा हुआ है। और पिछली बार हमारे एक अच्छे एक्टिव पुलिस सुपरिटेंडेंट पल्लव जी यहाँ पे आके बैठे हुए थे, काफी कुछ मुद्दे में बात हुई थी। आप भी एक अच्छा अनुभव रखते हैं छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में, डीआईजी से रिटायर हुए हैं। साइबर के जो केसेस हैं और जिस तरह से अभी गैजेट्स चले आ रहे हैं, आज हम उस मुद्दे में बात कर रहे हैं। किशोर जी, आपका अनुभव क्या कहता है वर्तमान समय में जिस तरह से गैजेट आ रहे हैं उसको लेकर के साइबर क्राइम की चुनौतियां? जी पांडे जी, अभी अभी मैं खुद इस अनुभव से गुजरा भी हूँ और गुजर रहा हूँ। जी। साइबर पे, हालांकि सभी साइबर का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। इसकी जड़ में किसी तरह भी पैसे उगाही मेन मोटिव रहता है। बाकी कई मामलों में किसी को बदनाम करके बदला लेना या उसका किसी तरह से डिफेमेशन और तरह से कर देना, वो एक गौण चीज है। परंतु अपराध जो है मुख्यतः जो है वो पैसे वसूलने के चक्कर में होता है। अभी 2 बार मैं अभी 15 या 20 दिन में इस बात का शिकार हुआ कि किसी ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे से मेरी पूरी जानकारियां उठा के पहले एक फेक नाम से एक आईडी बनाई, फिर उसने मेरा ही नाम यूज कर लिया और मेरे जितने फ्रेंड थे उनमें से अधिकांश को उसने रिक्वेस्ट भेजी और कुछ लोगों के फोन आने लगे। वो अगले चरण की तैयारियां कर रहा था ताकि किसी तरह वो अपना झांसा देने में कामयाब हो जाए। जहां तक मुझे लगता है झारखंड या बिहार का जो जमतारा के जो अपराधी हैं उस गिरोह का ये काम है। तो उन्होंने सीआरपीएफ के किसी काल्पनिक व्यक्ति की भी एक ऐसी आईडी बना रखी थी और वो ट्रांसफर उसका बता के और हाउस होल्ड चीजें पूरी बेचना चाहता है और आप ले लीजिए, ऐसा करके उसने मेरे नाम से लोगों को मतलब एक तरह से उस खेल में बुलाया। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया, मुझे पता लगा तो मैंने गूगल को कंप्लेंट डाली, परंतु गूगल वाले भी अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का सहयोग नहीं कर पाते, रोकते नहीं। फिर मैंने पर्सनल अपील डाली और कोशिश की कि ये चूंकि फ्रॉड नहीं हुआ था किसी तरह का, तो मैं साइबर सेल में नहीं गया। मेरा मुख्य मकसद था पहले मेरे मित्रों को बचाना। तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, बिल्कुल। तो ये जब फिर कुछ ने आश्चर्य भी किया कि वर्दी वाले पुलिस वाले डीआईजी तक की लोग जो है आईडी जो है चुरा करके इस तरह से काम कर ले रहे हैं, तो हौसला उन लोगों का जो है जबरदस्त है। दूसरा, अभी हाल ही में मेरे मित्र ने भी मुझे बताया और मैं भी एक बार इससे दो दो चार हाथ कर चुका। उसमें ये होता है कि सामने वाला कोशिश करता है कि उसके गुंताड़े में आप आ जाओ और सामने वाला जब भांप जाता है
कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसको आगाह भी करता है। जैसा मैंने अब उस भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करूंगा, मैंने बेटा उसको यहाँ जो पे को पुलिसिया होस्ट बना लैंग्वेज है उसमें बंदा ही उससे कहा था, को होस्ट बना तो वो रुकने की बजाय सीना चोरी करके बंद कर पुष्पेंद्र कुमार कौन है बंद करो वापस गालियां देते हैं। तो क्यों करते हैं उसमें वो उनकी ये उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि आप फ्रॉड अगर पकड़ लें, उसको मना करें कि भाई तुम मेरे साथ इंटरेक्शन मत करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूं, तो भी उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़े हैं कि वो उसके बावजूद आपको गालियां देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब उसमें चक्कर ये है कि जो हमने अनुभव किया कि उनकी फेक जो चोरी के मोबाइल या अन्यथा जुटाए गए जो मोबाइल नंबर हैं उनके सिम यूज करके ये कार्रवाई करते हैं, तो इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता कि कैसे पहुंचे। हाई क्वालिटी के जो ट्रैकिंग डिवाइसेज आते हैं, पुलिस के पास हर जगह वो उपलब्ध नहीं है अभी भी। शिकायतें जब होती हैं तो सेल इतना छोटा होता है कि इमीडिएट हर आदमी को रिस्पांस करे, मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति आती है। और दूसरा, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। जिले में जो पुलिस काम करती है वो अपने नागरिकों तक ऐसे नंबर जो साइबर सेल में साइबर अपराध, कभी मान लो एक नंबर डाल दिया कि इस नंबर पे आप संपर्क करें, तो उससे काम बनता नहीं, क्योंकि जब आप इसकी लपेट में आते हो तो वो नंबर याद नहीं होते हैं आपके पास। तो उनका सार्वजनिक प्रचार प्रसार या एक आध नेशनल ग्रिड पे वो नंबर होना चाहिए, जहां आप बात करें तो आपके जिले को कनेक्ट करके। और आपको अब हो सकता है कि इस तरह की व्यवस्था अब बन भी गई हो, क्योंकि मुझे काफी समय से मैं इस थोड़ा जब से रिटायर हुआ हूँ बहुत अपडेट नहीं हूँ। हो जी सकता है इस समय कोई उन्नति हुई हो, परंतु चलिए जो इस उन्नति ठगाता के है। बारे में इसी उन्नति के बारे में मैं आगे बात करता हूँ किशोर सर और कुछ लगेगा तो मैं आपको फिर बुलाता हूँ इस बीच में हम जी चाहूंगा कि कोई और भी प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी भी आ गए हैं और होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है मैं अभी जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको लूंगा मैडम अपराजिता जी और डॉक्टर ममता जी आपको उसके पहले मैं अनिल गुप्ता जी को ले लेता हूँ क्योंकि अनिल गुप्ता जी शायद कहीं जाने वाले हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा पहले ही बात कर लेता हूँ एक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं एनएलपी मास्टर हैं हालांकि हैं तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे छत्तीसगढ़ में एक नाम काफी जाना पहचाना नाम है तो मैं ये समझता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से कि किशोर जी की बात सुनी और पिछले कई एपिसोड से डॉक्टर साहब हमारी बातों को आप सुन रहे हैं और वीडियो को पहले देखा भी है कि इतना समझदार व्यक्ति एक तो पहला मैं इस बात पे बात कर लेता हूं कि ये अभी जो किशोर जी बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे इनकी फेसबुक आईडी को हैक करने की ऐसा कुछ मैटर एक बार आपके पास भी आया था हमने देखा था कि आपने भी डाले हुए थे कि शायद आप यूएसए में थे और यहाँ कोई हैक कर लिया था और पैसे की भी डिमांड हो रही थी उस आईडी पे तो एक तो मुद्दा डॉक्टर साहब ये है दूसरा मुद्दा जो लगातार आ रहा है जिस तरह से पिछले बात करी और अभी हम फिर बात कर रहे हैं एआई का अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा काम तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन अभी कुछ चर्चाएं ऐसी भी आ रही हैं कि आवाज को भी क्लोन किया जा रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत चिर परिचित परेशान है और वो पैसे उनको ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे भी कुछ केसेस अभी देखने को मिले हैं भारत के अंदर में तो इन दो विषयों पे हम आपसे समझना चाहेंगे ब्रेन और माइंड किस तरह से गड़बड़ाता है और क्यों इस तरह की हैकिंग हो जाती है डॉक्टर अनिल जी नमस्कार पांडे जी। देखिए, जो ये टॉपिक आज हम बातें कर रहे हैं कि कैसे एआई के दौर में, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम हाईजैक हो रहे हैं और जिससे हमें फाइनेंशियली या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है
और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी या अन्य टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड हो रही है, हमें अपनी इनर इंटेलिजेंस को और ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी उसी लेवल पे अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम नहीं करते हैं तो उसी का खामियाजा हमें इस तरीके से भुगतना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हाईजैकिंग या हैकिंग होकर या तो हम फाइनेंशियली लॉस में चले जाएंगे या किसी न किसी अन्य प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ये साइंसेस, जितनी भी साइंसेस हैं, पुराने समय में भी, वैदिक विज्ञान के समय में भी साइंसेस होती थी, जैसे हिप्नोसिस की साइंस थी, सम्मोहन का विज्ञान था। किसी भी साइंस का पॉजिटिव यूज भी होता है और नेगेटिव यूज भी होता है। तो आदिकाल से ही या पुराने समय से अगर हम देखें तो साइंसेस का नेगेटिव यूज भी होता था, तंत्र मंत्र का भी गलत यूज होता था, सम्मोहन का भी गलत यूज होता था। तो ये जो मॉडर्न साइंस है, इंटरनेट, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका भी नेगेटिव यूज होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम जिस समय में जी रहे हैं वो कलयुग है, जहां पर मॉरलिटी नहीं है, जहां पर कोई एथिक्स नहीं है। तो ऐसे में हमें और सजग रहना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम इस सम्मोहन से भरी दुनिया में अपने आप को सचेत रखें, सजग रखें, कॉन्शियस रखें, क्योंकि फायदा केवल इसी चीजों का उठाया जा रहा है कि माइंड को हाईजैक करने के लिए या तो लालच दिखाया जा रहा है या डर दिखाया जा रहा है। और दूसरा है, ये जो माइंड है हाईजैक तब होता है जब ये स्ट्रेस्ड होता है या परेशान होता है या ये ओवर बिजी होता है। तो ऐसे में जो मेजर डिसीजंस हैं लाइफ के, बहुत समझदारी के साथ, बहुत सहजता के साथ, बहुत धैर्य के साथ लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको पॉलिसी सेल आउट करने के लिए आ रहा है, कोई आपको फाइनेंशियल प्लान बता रहा है, चाहे वो टेलीफोनिकली हो और चाहे वो 1-to-1 कन्वर्सेशन का हिस्सा हो, मीटिंग का हिस्सा हो, डिसीजन लेने से पहले हड़बड़ी ना करें। 1 दिन का 2 दिन का समय जरूर लें डिसीजन लेने में। हो सकता है कि उस इंस्टेंट में, उस समय में जब आप उस प्लान को टेलीफोनिकली या ऑनलाइन या उस समय सुन रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको बाद में समझ में आएंगे। तो कोई भी जल्दबाजी ना लें डिसीजन लेने में, उसे कहें कि थोड़ा वेट कीजिए। मैं अपना स्टाइल बताता हूं कि मैं इसी तरीके से करता हूं कि जब भी कोई मेरे सामने कोई प्लान आता है, कोई पर्सन आते हैं जो अट्रैक्टिव प्लान दिखा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए और उस 1 दिन में मैं घर जाने के बाद रिलैक्स होकर उसके रिव्यूज और नेट पे मदद लेता हूं, कुछ अपने खास दोस्तों से उसके बारे में पूछता हूं, और तीसरा अपनी इनर इंटेलिजेंस को एक्टिव करके पूछता हूं कि क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से आप बहुत सारे फ्रॉड से बच पाएंगे। दूसरी चीज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा है, हमसे ज्यादा। तो ऐसे में हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को कम यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये मोबाइल है, इस मोबाइल में सब चीज में परमिशंस दे रहे हैं कि मेरी वॉइस को भी सुन सके, वो मेरे कैमरा को भी यूज कर सके, और उसी का फायदा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एप्स उठा रही हैं। और एक चीज और, कि जैसे जैसे हाईजैकर्स या हैकर्स आपकी वॉइस को कॉपी कर रहे हैं, आपके फोटो को ले रहे हैं सोशल मीडिया से और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि इस प्रकार की चीजें जब सबके साथ हो रही हैं तो मेरे साथ भी हो सकती हैं, और मेरा भी कोई परिचित मुझसे इस प्रकार के पैसे की डिमांड कर सकता है। लेकिन कभी भी ऐसे में आवेश में आकर, इमोशंस में आकर डिसीजंस ना लें, तुरंत पैसा ट्रांसफर ना करें। एक बार रिकन्फर्म करने के लिए उस व्यक्ति को उसके जो ओरिजिनल नंबर है उस पर फोन लगाएं। मैं अपना ही अगर एक मैं इंसिडेंस बताऊं, जब भी मैं आउट ऑफ रायपुर होता हूं और अगर सोशल मीडिया पे मैंने कोई पोस्ट डाल दिया कि मैं फला फला जगह पे हूं, 2 बार मैं अमेरिका गया, दोनों बार मैंने पोस्ट डाला, इमीडिएट हाईजैकर्स या हैकर्स एक्टिव हो जाते हैं कि अब सर तो है रायपुर के बाहर, तो हो सकता है कि सर का फोन ना लग रहा हो, और वो इमीडिएट एक एक्स्ट्रा फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट बना के पैसे की डिमांड शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी ऑडियंस है, मेरे जितने फ्रेंड लिस्ट हैं, वो बहुत समझदार हैं। वो जैसे उनके पास कोई हैकर का मैसेज आता है, वो इमीडिएट मेरे को मैसेज भेज देते हैं, सर आपका अकाउंट हैक हो चुका है और आपसे पैसे की डिमांड कर रही है। तो मैं कहता हूं भाई तुम्हारे पास हो तो दे दो, मैं ये नहीं कहता हूं मत दो। भाई आपको खुद इतना समझदार होना होगा ना कि डॉक्टर अनिल आपसे 1000-2000 क्यों मांगेंगे, और बड़ा अमाउंट कोई मांगता नहीं है और बड़ा अमाउंट कोई देता भी नहीं है। तो ये जो हाईजैकर्स हैं 1000, 2000, 5000 की डिमांड करते हैं। तो आपको ये समझदारी अपनी खुद भी लगानी है कि अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति हैकर आपको फोन कर रहा है
तो आप ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं ऐसी डिमांड उस ओरिजिनल व्यक्ति से नहीं आ सकती है। दूसरी, मैं अपने लेवल पर क्या करता हूं कि आपको जो अपना बैंक अकाउंट है, एक नॉर्मल अकाउंट रखिए, एक छोटा अकाउंट रखिए, जिसके अंदर आपको ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है या मोबाइल बैंकिंग, और उसमें ज्यादा अमाउंट मत रखिए। 5,000, 10,000, 50,000 जितनी आपकी डिमांड है उतना बीच बीच में रिफिल करते रहें मेन अकाउंट से, ताकि अगर हाईजैकिंग हो भी जाए, हैकिंग हो भी जाए, तो भी आप 5,000, 10,000, 20,000 के नुकसान का भरपाई कर सके। ये कॉमन चीज है, आज की डेट में बच के रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से एडवांसमेंट आ रहा है, हम कितने भी इस प्रकार के प्रोग्राम ले आए, लेकिन जो हाईजैकर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हैं, जो ठग हैं, वो हमसे ज्यादा एडवांस टेक्निक लेकर आते हैं। ये जो ज्यादातर फ्रॉड चल रहे हैं नाइजीरिया से चल रहे हैं, कुछ बिहार से और झारखंड एरिया से भी ज्यादातर फोन आते हैं। शायद जो जानकार लोग बैठे हैं साइबर हैकिंग्स के या पुलिस डिपार्टमेंट से, उनके शायद मालूम ही होंगे, तो वो हमसे कई गुना ज्यादा स्टडी करते हैं कि आजकल लोग क्या क्या तरीके से बच रहे हैं, वो उससे एक लेवल आगे चले जाते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा कि सजग रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्कता के साथ साथ हमें भी कुछ एक्टिव मेजर्स लेने होंगे, जैसे बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग अपने किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फोन से ही करें या एक ही कंप्यूटर से करें, और उसमें भी उसी अकाउंट से करें जिसमें 20-25,000, 50,000 से ज्यादा का अमाउंट ना रखें, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आज की डेट में जरूरत है, लेकिन मेन अकाउंट को दूर रखें और इसको दूर रखें। सोशल मीडिया पर और इन सब चीजों पर अगर आप एक प्रोफेशनल, आपको जरूरत है कि सोशल मीडिया पे आना है, तब तो फिर आपको आना ही पड़ेगा, और उसमें आप कितनी भी प्राइवेसी सेटिंग डाल लीजिए, वो कोई ना कोई फोटो हाईजैक करना या आपकी मोबाइल के आवाज को क्लोन करना बहुत कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है। आपके वीडियो से आपकी आवाज कॉपी की जा सकती है। जैसे पांडे जी, आपके बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप फोन पे बात नहीं भी करेंगे तो आपके वीडियो से आपकी आवाज ले ली जाएगी, तो वो बचना बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि आप अपने फेसबुक में और अपने मीडिया अकाउंट्स पे ही डाल दें कि भाई मेरे को अगर पैसे की जरूरत होगी तो मैं कभी भी सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं भेजूंगा, तो मेरी ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो कोई भी मेरा फ्रेंड उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को या उस रिक्वेस्ट को कॉपी ना करे, या उसको एक्सेप्ट ना करे, या उसको रिस्पॉन्ड ना करे। इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी चीजों से हम बच के रह सकते हैं। बाकी तो यह है कि हमें अपनी डेली कॉन्शियसनेस को और एक्टिव करना होगा, सजग रहना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि नीचे हमें एक प्रकार से कमेंट्स लिखना चाहिए कि मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपने डेली के जो नंबर हैं उसी से फोन करके बात करूंगा, क्योंकि इस तरह के जो हैकर्स फोन करते हैं वो किसी अननोन नंबर से करते हैं। दूसरा, वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया करते हैं। समानता मैंने जो सर्वे में पाया है वो सामान्य नहीं, वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं एक। और आपने दूसरी बात बहुत अच्छी कही है, वो लालच जब देते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट का नहीं देते, वो 5 से 10,000 के आसपास की ही बात करते हैं, 1,000, 2,000 की बात करते हैं। और एक बार जैसे ही आप झांसे में आते हो तो वो फिर धीरे धीरे आपकी ओर पैसे की डिमांड बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए इसी मुद्दे पे आएंगे। और डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सुप्रीम पुलिस। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गलती सुधारता हुए कि सुरेश डॉक्टर मेनन जी को मैंने परिचय में डॉक्टर सुरेश मेनन कहा, गलती सुधार रहा हूँ। सुरेश मेनन जी साइबर एक्सपर्ट मुंबई से हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के गेस्ट की ओर। डॉक्टर अपराजिता भट्ट हमारे साथ हैं। फर्स्ट में लेता हूं मैं, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। डॉक्टर अपराजिता जी, आपने पुराने वीडियोस को भी देखा और नए अभी 2 हमारे वक्ता यहाँ पे आए, दोनों ने लगभग शेयर किया। एक हमारे यहाँ पे एक्स डीआईजी रिटायर हुए किशोर अग्रवाल जी, उनकी फेक आईडी बनाई गई। हालांकि ठीक है, पैसे की डिमांड नहीं हुई। जाने माने छत्तीसगढ़ के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं हमारे यहाँ रायपुर में, और एक एनएलपी ट्रेनर है। बाहर आना जाना रहता है उनका, और उनकी 2 बार फेक आईडी बनाई गई और पैसे की डिमांड करी गई। हालांकि मेरे पास नहीं, पर मैसेजेस मेरे पास भी आए थे। ठीक है कि हमारे किसी मित्र ने भी पैसे उनको नहीं भेजा है। तो मैं आपके अनुभवों की ओर चलूंगा डॉक्टर अपराजिता जी। जी, थैंक यू सो मच पांडे जी फॉर हैविंग मी हियर। आप सभी को मेरा अभिवादन है, थैंक यू सो मच। मैंने सुना अभी प्रीवियस वक्ता को, डॉक्टर अनिल को, और उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आई थिंक हम सभी को इस चीज को मानना जरूरी है कि अब समय बदल चुका है, और पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बदला है। जब से सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में इंटरवेंशन हुआ है, आई थिंक ये हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट पहुंच चुका है। एक तरफ
हम विकास की बात करते हैं, हमें डिजिटाइजेशन करने की जरूरत है। इस बार वन ऑफ द थीम इन G20 एजेंडा वाज आल्सो डिजिटाइजेशन। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सब कुछ डिजिटाइज करें। सरकार उस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज बैलेंस करने की जरूरत है कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम हर बच्चे के हाथ में एक वाईफाई कनेक्टेड मोबाइल फोन पहुंचा रहे हैं, उसे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने आप को कैसे सेफ रखे ऑनलाइन, या महिलाओं को या किसी को भी। रूरल इंडिया में भी हर व्यक्ति के पास में आज स्मार्टफोन तो अवेलेबल है विकास के नाम पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे स्वयं को सेफ रखा जाए, इंटरनेट सेफली ब्राउज किया जाए। तो जो हमारा वो बैलेंस करने वाला एक्ट है, एडवांसमेंट एंड इंश्योरिंग कि डिजिटल पब्लिक स्पेसेस सेफ हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर ही नहीं है, सिर्फ सरकार पर नहीं है। LEAs और गवर्नमेंट का रोल तब आएगा जब कोई अपराध हो चुका है, तो उन्होंने जो लॉ बनाया है, रेगुलेशन बनाया है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफेंडर पकड़ा गया सौभाग्यवश, जो कि बड़ा मुश्किल होता है साइबर क्राइम्स में, तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर जस्टिस इज डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसकी जिम्मेदारी उतनी ही हम उपभोक्ताओं पर भी है, इंटरनेट यूजर्स पर भी है। अगर हम स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स ईच एंड एवरीवन एट अ लार्ज लेवल कि उसको किस तरीके से यूज किया जाए। और अभी जिस तरह से आज का टॉपिक भी है, इम्पर्सोनेशन की जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह के साइबर क्राइम इतने कॉमन हो चुके हैं, हमें पता नहीं चलता है। एंड इट्स एन एडवांस लेवल। उसके एक कदम अगर हम आगे जाएं, इट्स नॉट जस्ट इम्पर्सोनेशन, अब वो इम्पर्सोनेशन बन गया है डीप फेक्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की सहायता से कोई भी डीप फेक वीडियो या ऑडियो बनाकर वो कुछ भी आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। आप उसे सत्य मान लेंगे और उस हिसाब से आप अपना एक्शन ले लेंगे। सो डीप फेक्स हैव बिकम अ वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन दीज डेज, जिसके ऊपर अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, लॉ रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। और कम से कम हर वो इंसान जो इंटरनेट यूज कर रहा है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो डीप फेक्स का या इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो क्राइम किए जा रहे हैं, उसका वो शिकार ना बने, विक्टिम ना बने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस सो दैट वी नो, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कि क्या रियल मैसेज है और क्या डीप फेक मैसेज है, क्या रियल ऑडियो है या वीडियो है और क्या डीप फेक। और इसका सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही नहीं है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ फाइनेंशियल लॉस। इसके बहुत तरह तरह के नुकसान है। डेफेमेशन, आपकी पर्सनालिटी को नुकसान, आपको मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो बहुत सारे डायमेंशंस हैं जब हम विक्टिम की बात करते हैं उसके नजर से देखें। सो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, लॉ भी अपनी तरफ से बन रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, बट दिस इज नॉट इनफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, उसको किस प्रकार से यूज किया जाए वो हमें पता हो। और इसीलिए सोशल मीडिया में मैं जहां भी बात करती हूँ इस बारे में, एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया। पिछले 10 सालों में ये जो कॉन्सेप्ट आया है, 20 सालों में, सोशल मीडिया का क्या मतलब है कि आपके घर में पहले जमाने में जब कुछ भी होता था, आप अपने समाज में उसे शेयर करते थे। घर में बच्चा हुआ है, शादी हुई है, आप बीइंग अ सामाजिक व्यक्ति, आप उसे शेयर करते थे अपने गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, वहां तक समझ में आता है। अब आप हर एक छोटी बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज ओपन टू द होल वर्ल्ड। The access to that information, those pictures, is open to the whole world. So it's not just social media जो context हम पहले समझते थे कि आपको अपने गली मोहल्ले में कोई बात बतानी है और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। Even strangers, hackers, criminals, they have access to all that information. इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर सोशल मीडिया पर अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, पिक्चर्स, वीडियो वो शेयर करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए।
I would like to say that. Thank जी, you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया और एक जो बात कही कि जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर में हम अपनी निजी जानकारियों को भी शेयर कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में जाती है। वाकई अब तो जमाना रील का आ चुका है और रील में तो हम तो खाना खाने की भी रील बना देते हैं और आजकल तो कई प्रकार की रील चल रही हैं। तो खैर, मुद्दे वो आज हमारा रील का नहीं है, मुद्दा तो हमारा ये रहा कि जिस तरह से एआई सामने आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो शायद अब साइबर क्राइम करने वालों के लिए के खिलाफ हमारे लिए एक और चुनौती हो गई है। जो हमारे यहाँ पे आप जैसे लोग बैठे हैं, साइबर एक्सपर्ट बैठे हैं और पुलिस वाले बैठे हैं, इनके लिए शायद एक और बड़ी चुनौती होती चली जा रही है, क्योंकि घटनाएं अब ऐसी घटती हैं। अभी तक तो ये था कि हैक हो गया, चलिए उसमें समय लगता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है जो एआई के थ्रू, जिसके लिए मैं चिंता कर रहा हूं कि हूबहू मेरी जैसी आवाज बनाई जा रही है। मैं, जैसा डॉक्टर अनिल जी ने पूर्व में कहा कि मेरे वीडियो बनते हैं, मैंने भी एक कोशिश अपने यहाँ करवा रहा था कि कुछ चीजों पे अगर मैं कोई डायलॉग ना बोलूं तो क्या मेरा एआई बना के बोला जा सकता है? बोले हाँ सर बिल्कुल बोला जा सकता है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तस्वीर भी बन जाएगी बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला, और मेरी ही हाव भाव और मेरी ही मिलती जुलती आवाज से बोल लेगा, जो सडनली किसी को अगर फोन जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा। और ऐसे कंडीशन में अनिल जी शायद चले गए हैं, एक चिंता मेरे दिमाग में आती, मैं, ममता जी भी हैं, मैं इनसे अभी बात करूंगा इस विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए, कि सपोज करें कि कोई मेरा मतलब मैं अस्पताल में किसी कारणवश एडमिट हो जाता हूं और मेरे नाम से अगर फोन चला जाता है, मतलब मेरा कोई इस पे कि भाई आज एकदम फंस गया हूं और ये अस्पताल में एडमिट है और अभी अभी मुझे 50,000 रुपए जमा करना है वरना दिक्कत हो जाएगी, सर्जरी हो पाएगी, तो मेरी आवाज अगर मेरे किसी करीबी दोस्त को पहुंच रही है तो वो उस समय तो नहीं समझ पाएगा ना कि क्या हुआ है, और हो सकता है वो भेज दे। ये छोटी सी बात जरूर है और वो उनके नंबर पे भेज से हो सकता है। इस समय ये छोटा सा पल है, मैं सारे जितने भी मेरे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं उनके लिए है कि जो छोटा सा समय होता है जिसमें शायद उसको सोचने का बहुत समय नहीं मिल रहा है, इस दौरान ऐसे लोग क्या करें कि उनको समझ में आए कि उनके साथ ये छल होने वाला, जैसे मैं पैसा ट्रांसफर करने जा रहा हूं वो नरेंद्र पांडे नहीं है, नरेंद्र पांडे का कोई दूसरा हो सकता है, या आवाज तो फिर डाउट है, या कितना वो समय लगाए, यह एक प्रश्न जरूर होगा हमारे लिए। इस प्रश्न को छोड़ते हुए मैं उत्तर के लिए इंतजार करूंगा, तब तक मैं डॉक्टर ममता महापात्रा जी के पास चलता हूं। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में आप प्रोफेसर के पद पे हैं और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के आप प्रोफेसर हैं, तो विषय आप ही की ओर पहुंच गया है कुल मिलाकर के डॉक्टर ममता जी, कि साइकोलॉजी को आप समझ रहे हैं। अब एक साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, हमारी साइकोलॉजी को तो उन क्रिमिनल लोगों ने तो पहचान लिया, लेकिन अब आम ऑडियंस जो यहाँ पे है, अगर उनको इस तरह के फोन जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए कि ये फोन कॉल वाकई मेरे दोस्त का है या किसी फ्रॉड का है? डॉक्टर ममता जी। Namaskar. Good evening to all my respected colleagues and present here, all the esteemed specialists to their concerned subjects and areas of work. My respect to all of you, and again, very good evening. I'm so happy that it is such a pertinent topic, sir. And it should be discussed widely, not as a psychologist, but it should go to the common man. There are a lot of researchers. When Subramam asked me, Mamta, you have to say something, which bolna hai, then I was in very much of confusion. I say ki such experts in the criminal area, the neurologist, lawyers, and what a psychologist can say. So finally, I just reached the conclusion that it is the awareness perception. In psychology, perception matters a lot. Researchers says, I will definitely highlight, sir, with all your permission, that how the researchers are growing so fast in psychology and what they are emphasizing. Researchers emphasizing
that 37% of the Americans, even we say the so-called developed country and so-called aware country and educated country, they are also becomes the victims of this cybercrime. Then forget about this, our population, India and these villagers are, as you asked me, even this illiterate or this less educated villagers, innocent villagers, they are coming under this trap. So first of all, we have to study a bit on perception. So perception psychology, that researchers, many of the psychologists, I think 6 trillion people, they just huge cost of this people perception is often incomplete. That I think 6 trillion estimated bills are being spent on this, as research says. 2020, 2019, I was searching research from 2017 to 2022. Many researchers were there. And their names, of course, I can not give many in India and our researchers. There are many abroad, foreign researchers are there. But I think Smith and all the Brown, many researchers are there. And Portal one significantly I can highlight from Ahmedabad. These researchers, this says that psychoeducation is necessary. Okay, people are, everybody has, mom says, Aparajita mom says, everybody has mobile, everybody is using. Even I'm saying the servants, they're also using very frequently. And even I can say that servants and this lower class, the people are using mobiles more than we educated person, because we have the consciousness, they don't have the consciousness. So psychologists have said, first of all, it is awareness. Number one. Number two, that it is psychoeducation is necessary. When you say the fantasy side, there is a fantasy building behavior. Psychology, I think Subra ma'am can definitely, must be knowing for that. And that they are fantasy, so is that nature, I can say. I'm so and so. So that is why even if I am celebrating a simple function, birthdays and all, or my husband's, my relationship, I have gone to enjoying to the holidays, and I am putting my the photographs on social media. So this is psychoeducation in common men. I'm not like a psychologist. Of course, we are all educated mass. But how can we, I think the NGOs, the awareness, we always teach while teaching our NGO projects, HBC, human value projects coming, community outreach in Amity, there is a subject. We teach the same things. I always say that. There was also a project I had given, how to use social media and how much you can use students, and you are putting your all friendships, every personal functions, everything on social media. And then if somebody is telling you are not looking good looking and you are feeling bad. Even Halime, there are some suicide cases also. I don't want to name it in detail, but there are some suicide cases of students because the boyfriends and the friends said that you are not looking ugly. Your dress is not good continuously. That was the person made suicide. So it has gone, penetrated the mind from perception to the in-depth meaning. A lot of research is required, and awareness is the key, sir. I can highlight that the perception, government rule regulations, awareness, cultural and generalized factors need to be studied in psychoeducation and must be included to the syllabus structure. Related topics like perception, perceptual psychology, positive psychology, all this, I think this is the age of media. Media psychology should be broadened so much, and these topics must be included from starting from primary level, I can say, that to the higher studies or the masters and PhDs, so that the every level that awareness can be there. Even if in universities, educational, academic institutions, government organizations, police department, even department, they should have awareness camps. I think it is much needed to every section of the society, every individual level, maybe educated or uneducated mass, every type of workers, psychoeducation is necessary to change the perception of people, so that the social media will not just ये खरीद लेना, अपने को खरीद लिया है social media. So I think we need to get the awareness, and psychoeducation is necessary at this junction of time. With this, I will not take much of the time because I am much eager to listen all the experts. Thank you for giving me the opportunity. I hope in future we'll deliberate much on with time.
Thank you. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर ममता जी ने बड़े शॉर्ट्स में और बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी। और एक मुद्दा जो मुझे बहुत समझ में आया है वो है अवेयरनेस की बातें तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट द सेम टाइम यू हैव इशूड अ वेरी गुड पॉइंट, दैट इज द साइको एजुकेशन। नाउ हम लोग जब अर्ली एज में थे तो हमारे स्कूल में कहा जाता था और गवर्नमेंट कहती थी नाउ दिस इज अ टाइम फॉर द सेक्स एजुकेशन एंड एवरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन शुड बी, सारी जगहों पे एक एक्स्ट्रा क्लास चलनी चाहिए टू गिव द सेक्स एजुकेशन फॉर द एवरी स्टूडेंट। बट नाउ दिस इज द टाइम टू गिव द साइको एजुकेशन, हाउ टू हैंडल द मोबाइल। शायद इस प्रोग्राम में एक दो बार ममता जी ये बातें और भी उठ चुकी हैं कि Definitely. जिस तरह से बच्चों को स्कूटर कार चलाने के लिए एक एज बांटा गया है और एक लाइसेंस इशू किया जाता है, जिस तरह से फ्रॉड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए भी एक सर्टेन एज है, और आज हमारा मोबाइल अपने आप में एक बैंक के रूप में काम कर रहा है। Yes, और yes. इसके लिए कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं हो पाया है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं आता है कि ये मोबाइल किसी का गार्जियन कौन होगा। अगर कोई बच्चा भी सिम लेने जा रहा है तो उसे सिम दे दिया जाता है। इट्स नॉट मैटर कि व्हाट इज हिज एज, और हर एज 10-12 साल के बच्चे के हाथ में भी आजकल आईफोन दिखाई देता है और उससे महंगा फोन दिखाई देता है। शायद हम और आप भी उतना महंगा मोबाइल फोन नहीं रखते हैं, और दे आर वेरी मच एक्टिव। जो आपने भी बात करी और अपराजिता ने बात कही, इन द सोशल मीडिया उनके फोटो और उनके वीडियो ज्यादा आ रहे हैं। और एक दो केसेस ऐसे भी देखने को आए हैं कि जहां पे बच्चों की गलती की वजह से पेरेंट्स ने पैसे आर्थिक रूप का नुकसान या सामाजिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये बातें भी बाद में खुल करके सामने आती हैं जब केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। आपने भी कहा कि एक अच्छा पहल होगा कि अगर एनजीओज मिलकर के काम करें, और Yes, इससे yes. उनकी भूमिका काफी हो सकती है कि किस बात में अपराजिता जी ने भी इस बात को उठाई कि नहीं, केवल सरकार का या लॉ बनाने से काम नहीं होगा, पुलिस पर अकेले काम नहीं कर सकती। और आप लोग तो लॉ को बड़े अच्छे समझ रहे हैं, तो केवल लॉ बनाने से काम नहीं होगा, इसके पीछे एक सघन जागरूकता की, अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। हमारे बीच में अभी बीच राजेंद्र गुप्ता जी हैं, और पांडे मैं जी, मैं पांडे आ जी, रहा हूं, मैं 2 मिनट डॉक्टर संजाल जी मैं लौटूंगा। बस सोचता हूं कि काफी दिनों बाद राजेंद्र गुप्ता जी मुझे दिखाई देना, चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए उनका भी बात समझ लूं, अगर राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहे तो। हाँ हाँ हाँ, राजेंद्र गुप्ता जी माइक को अनम्यूट करें, मैं कमांड यहां से भेज दिया हूं आपको, प्लीज। बस क्या होता है मैडम, सारे के सारे लोग क्वेश्चन मेरे और आपके ऊपर छोड़ देते हैं। बोलते हैं यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, पांडे जी और सुब्रा मैडम जी, तो दोनों इन लोग क्वेश्चन इतना भरमार करते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और आंसर देने के लिए 4-4, 5-5 पैनलिस्ट रहते हैं, तो आंसर देते रहेंगे। देखो मैडम, कोई भी क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा। शर्मा जी अगर लौटना होगा तो बता देंगे। फिलहाल डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। जी हाँ, सुनाई दे रहा है? जी हाँ। Yes, yes. Yes, ma'am. हाँ, मैं असल में डॉक्टर ममता को ही पूछना चाहती थी, इसलिए मैंने वहां पे एक सवाल पूछा कि शी इज heading a very important position in psychology department, Amity University. Amity University co-education, और यहाँ पे काफी इंस्टेंसेस होते हैं साइबर क्राइम का भी मैं जानती हूँ, और अदर ऑफेंसेस भी होते हैं। एट सच अ पॉइंट मैं उनसे केवल जानना चाहती हूँ कि एज अ साइबर एक्सपर्ट ये क्या एजुकेशन के माध्यम से एमिटी में, कॉलेजेस में, क्लासेस में ये साइबर का पढ़ाते, केवल अपने ही इसमें नहीं और क्लासेस में भी, क्या साइबर क्राइम या साइबर स्पेस या साइबर के ही मामले में जो हो रहा है इसका अवेयरनेस के मामले में उन लोगों को समझाते हैं? ये मेरे आपसे। Yes, ma'am. But it is not, in psychology or social science subjects, but it is predominantly being taught in computer science graduates or graduate computer department. Obviously, in the age of artificial intelligence, they have the syllabus. I had designed a syllabus from management this year. It is artificial intelligence and psychology. Now, dealing with artificial intelligence also psychology required. That's what I said. The Pandit was telling. Psychoeducation means some psychology topics should be intermingled with this AI and all these things. In the age of AI, otherwise, when the people are there, just mass is directed there.
because it's a easy thing. Sir said everybody has a mobile. Even they are blackmailing the students. I think future recently they are blackmailing students, and a lot of things happen. Suspension, a lot of things happens. No? So it is the easy thing they are doing. And if somebody is not matching with somebody, is liking somebody, they are getting this passing the marks or whatever is, they are having comments, and somebody is getting, and a lot of times this is affecting their psychologically, mentally also there. So I think that is why I said all the things I perception, everything combined. I said, madam, I say the one word psycho education. Why with artificial intelligence and this machine learning age? Why this is law and irrespective of every discipline? I think it is the time, high time. This should be psycho education. Must be a syllabus. Maybe UGC has already introduced all these things and they have included, but we are teaching variety of psychologies. As you know, there are hundreds of courses we are teaching. But special thing on perception, dealing with media, this social media, I think some specific the age is now, it is definitely, shortly it is going to become, I think it has to be. Then only the awareness will be developed. Definitely there will be awareness किसको देना है, कहाँ ठग के साथ मिलना है, कहीं नहीं देना है पैसा. As we all are discussing and the crimes are happening. I think we can stop it to a greater extent, ma'am, with this. बिल्कुल सेम क्वेश्चन को मैडम मैं अपराजिता जी के पास ही शेयर करूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिवर्सिटीज में है. ममता जी आप भी हैं, अपराजिता जी आप भी हैं, और MIT एक रेनॉन्स यूनिवर्सिटी है. और मैं सर किस तरह से, क्योंकि जो क्राइम जो हो रहा है उसमें यंग एजेस ज्यादा है. ओल्ड एज में आज हम लोग की कंडीशन ऐसी है कि मुझे भी कुछ चीजों को अगर नई टेक्नोलॉजी कुछ करना है तो मुझे अपने बेटे या बेटी से पूछना पड़ता है कि बेटे कैसे करना है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंडली विद द न्यू टेक्नोलॉजी. और वो पल भर में समझ जाते हैं, छोटा सा बच्चा भी समझता है तो हम जाते हैं. तो ये जो एज है, एज अबव 16 से लेकर के 25-30 के बीच की जो एज होती है, इसे हम बहुत एनर्जेटिक एज मानते हैं. और इनके अंदर में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, कुछ नई चीजों को सीखने का भी, उतारने का भी. और इन्हीं में कई बार, क्योंकि माइंड जो होता है, जिस तरह से डॉक्टर अनिल कहते हैं, तो ये जो समय होता है तब, और आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो एज है, द माइंड इज वेरी हाई एक्टिव. हम इसे हाइपर एक्टिव की ओर चलते हैं कि हाइपर एक्टिव होता है कंपैरेटिव हम जिस एज में आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा माइंड अपने आप में कूल सा होने लगता है, तो बहुत चीजों को हम समझ जाते हैं. तो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो क्रिमिनल हो, वह भी इसी एज का होता है. और अक्सर जो सफरर होते हैं, जिस तरह से आप सेक्सटॉर्शन की बात हमने पिछले एपिसोड में करी थी, उसमें भी यही एज आते हैं, लगभग मेजॉरिटी जो आती है. तो यूनिवर्सिटीज में आप दोनों में मतलब किस प्रकार की बातें को लेकर के जो अवेयरनेस चलाना चाहते हैं, लाइक सम एनजीओज, वो क्या टॉपिक लेकर के जाएं ताकि उन्हें यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम करने को, स्कूल और अदर कॉलेजेस इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करने का परमिशन दें, जो आज हम और आप इस तरह ऑनलाइन बैठ के बात कर रहे हैं. अपराजिता जी, फिर मैं इसके बाद मैं साइबर एक्सपर्ट सुरेश मेनन जी के पास चलूंगा, क्योंकि हमको इस मामले को और गहराई से समझना होगा. जी अपराजिता जी. जी सर, बिकॉज आई रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सिटी, मैं युवाओं के साथ में ही काम करती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ. आई ऑल्सो हेड द सेंटर फॉर साइबर लॉज एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. तो आपका ये जो प्रश्न है कि यूनिवर्सिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है साइबर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अगर मैं सही समझी हूँ, तो लार्ज एक्सटेंट जब अवेयरनेस की बात आती है, अकेडमिया और यूनिवर्सिटी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हो सकता है इन फ्यूचर. I can give you example of what my university is doing, National Law University Delhi. We run the Center for Cyber Laws, जिसमें मेरे अंडर बच्चे काम कर रहे हैं. सबसे पहली बात कि यूजीसी ने साइबर लॉज को एक कंपलसरी कोर्स बनाया हुआ है. लॉ कोर्सेज में, BA LLB कोर्सेज में साइबर लॉ इज टॉट एज अ कंपलसरी पेपर अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज, BCI UGC के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से. सो हर यूनिवर्सिटी के बच्चे को बैचलर्स जो कर रहा है लॉ में, उसको इसकी नॉलेज है, क्योंकि वो इसे अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में पढ़ता है. दिस इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज. पहली चीज, सो एक जो बेसिक फाउंडेशन अवेयरनेस है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स और उनका लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, वो वहां से आ जाती है.
दूसरा, many universities, including my university, we run research centers. So for example, Center for Cyber Laws, जहां पे हम बच्चों से इन टॉपिक्स पे रिसर्च करवाते हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा अवेयरनेस होती है. Not only that, सेंटर फॉर साइबर लॉस फॉर एग्जाम्पल हम द्वारका सेक्टर 14 न्यू दिल्ली में है. यहाँ आसपास जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल्स में हम जाकर 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बड़ी ही वल्नरेबल एज है, टीनेजर्स होते हैं जो मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं, इनके लिए हम साइबर अवेयरनेस कैंपेन, वी टेक सेशंस, 1 hour और 2 hour सेशंस, अलग अलग टॉपिक्स पे. साइबर बुलिंग है, हैरेसमेंट है, जिसे जनरली जो ये युवा बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, ये विक्टिम होते हैं. वी टेक सेशंस एंड क्रिएट अवेयरनेस. In addition to that, I would just like to mention recently अभी जो MHA की कॉन्फ्रेंस हुई थी G20 पर, उसमें साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था. सो 7 से 8 यूनिवर्सिटी पूरे देश से, अक्रॉस इंडिया, वहां से साइबर वॉलंटियर्स आए दिल्ली में. वो यहाँ 10 दिन रुके. उन्होंने साइबर क्राइम और साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग ली 10 दिन में, I4C से, MHA से. And now these cyber volunteers are ready to go back to their respective universities, institutions, and make a cyber squad. We call it a cyber volunteer squad of students who will create awareness in their surroundings. चाहे वो public places हो, parks हो, malls हो, schools हो, colleges हो, न केवल teenagers में, युवाओं में, बल्कि जैसे आपने कहा senior citizens में भी. Especially when it comes to, I'll come back to the topic of the day, जो AI की मदद से वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस क्लोनिंग करके फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, डीप फेक्स की मदद से. आई थिंक ये तो हर घर में पेनिट्रेट कर चुका है ये क्राइम. देयर आर सीनियर सिटीजन्स एट माय होम, उन्हें नहीं समझ में आता है कि यूट्यूब पे कौन सी वीडियो फेक है और कौन सी वीडियो रियल है. और अगर उन्होंने फेक वीडियो देख ली, दे बिलीव इट टू बी ट्रू एंड देन दे टेल मी कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर से ही शुरुआत कीजिए. Help elderly at your home or kids at your home to let them know to differentiate between what is fake and what is not fake. Then you move on to the next level, schools and colleges. आप teenagers को आप awareness कीजिए. Encourage them to become good Samaritans. Youth में जैसा कि आपने कहा बहुत जोश होता है. And once they know they want to do a lot, तो उनको सही डायरेक्शन में ले जाकर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, टेल देम यू आर गुड समैरिटन्स, और आप स्प्रेड कीजिए आसपास अवेयरनेस, और उनके इस एक्ट को आप अवार्ड कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए, अप्रिशिएट देम, गिव देम सम इंसेंटिव. सो ये लिंक से लिंक, चेन से चेन जुड़ते जुड़ते ही शायद अगले 5 सालों में या 10 सालों में थोड़ी सी स्थिति में सुधार आएगा. व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. ये मेरा संदर्भ है. सो मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रही हूँ अपने सेंटर के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कि अपने स्टूडेंट्स में मैं जागरूकता फैलाऊं, और वो बाहर जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे, सीनियर सिटीजन्स में वो और फर्दर उस बात को शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं. सो आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज. वन लास्ट पॉइंट, डॉक्टर अपराजिता जी, आपकी बहुत अच्छी बात एक बात पे आ गई कि आपने जो कहा, पुराने जमाने में कहावत होती थी, जब तक हमारे पिताजी लोग कहते थे कि यदि बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बेटे को दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए. तो कुल मिलाकर के एक और हो गया कि जब इससे मोबाइल आया है, सब लोग घर में थोड़ा सा दूर दूर बैठने लगे हैं. तो मेरा यहाँ पे गुजारिश होगा सारे लोगों से, जो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज ये वीडियो जूम पे है, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर में वीडियो फिर से फेसबुक और यूट्यूब पे आ जाता है. तो सारे यूट्यूब और फेसबुक के जितने मेरे मित्र हैं, उनसे इनकार है कि भैया कुछ समय के लिए मोबाइल को किनारे रखिएगा और अपने परिवार के साथ बैठिए. और मोबाइल पे करना तो एक ही मोबाइल पे, जैसा हम लोग एक टीवी में बैठ करके पूरा घर और पड़ोस वाले देखा करते थे, तो नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश अपने बेटे और बच्चों से करिए, तो एक इंटरेक्शन भी बनेगा. तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और ये भी समझ में आएगा कि आपका बेटा और आपकी बेटी कहाँ पे रास्ता गड़बड़ कर रहे हैं. दोनों चीज हो जाएगी. और शायद एक सबसे बड़ा जागरूकता होगा जो डॉक्टर अपराजिता जी ने कहा कि आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. और वैसे भी मैं पिछले बार भी कहा था कि हमारे यहाँ श्रावण मास का और इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व होता है. बहुत से लोग उपवास करते हैं लंबा लंबा, और त्योहारों का सीजन अब आने वाला है 5 दिन बाद में. तो एक त्योहार ऐसा भी हो जाए, शुभ्रा जी से तो मैं कई बार कहता हूं कि एक उपवास ऐसा भी करिए कि कुछ 12 घंटे के लिए मोबाइल से दूर हो जाइए. सबसे बड़ी फास्टिंग आज के समय का है. और अध्यात्म के फास्टिंग के साथ साथ अब डिजिटल के फास्टिंग की भी आवश्यकता पड़ने लगी है.
ताकि कुछ देर के लिए आप डिजिटल को अच्छे समझ सकें, सोशल प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ सकें। डॉक्टर सुरेश मेनन जी मुंबई से साइबर एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा हम चलेंगे और काफी इंतजार किया सर आपने, लेकिन इन सारे अनुभवों के बाद अब आपकी ओर चलना हमें आने की आवश्यकता है। मेनन सर साहब। पांडे सर, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नित्य विद्यार्थी विथ ऑल द प्रोफेसर्स एंड लर्नड पैनल मेंबर्स like Dr. Arvind Chaturvedi, Dr. Bhatt and Dr. Mamta Mahapatra madam and Shubhra Sanyal. I am learning. मैं हर दिन सीख रहा हूँ, because वही है, we have to adopt passion, ये जो passion है. But coming back to the topic, artificial intelligence. Artificial intelligence कोई नया नहीं है. It has been happening, through robotic, a lot of things were being used. Okay, and ChatGPT has got a डेटा सेट जो है सितंबर 2021 का है. सो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ भी पूछेगा तो इट विल गिव यू. देयर इज नो, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन नेवर रेप्लिकेट. एक ह्यूमन बीइंग को कभी रेप्लिकेट नहीं करेगा. सो नंबर 1. सेकंड इज, आपने जो बताया पांडे जी कि आप सोच रहे थे कि किसी ने फोन किया आपका दोस्त को कि आप हॉस्पिटल में हो और पैसे का जरूरत है. एक्चुअली वैसा इंडिया में एक केस हो चुका है ऑलरेडी. करेक्ट? इन केरला आई विल सेंड यू दैट, मैं आपको भेजता हूं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूं इन शॉर्ट क्या हुआ. एक दो दोस्त लोग थे, 40,000 रुपया, सपोज वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन होल इंडिया और हम लोग रिटायर हो गए, और मुझे एक फोन आता है आपकी तरफ से कि मेरा सिस्टर, मैं दुबई एयरपोर्ट में फंसा हूं, मेरा सिस्टर का इमरजेंसी ऑपरेशन है, आप 40,000 भेज सकते हैं क्या आप. और वो बंदा जो है दुबई एयरपोर्ट से फोन कर रहा है, काफी साल से बात की है, लेकिन फिर वो आप बोलता है, तो मुझे पता है कि आज के जमाने में जो सडनली 40,000 पूछते हैं, मुझे बैकग्राउंड में मुझे पता चलता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है. तो वो बोलता है नहीं आप वीडियो फोन कीजिए, आप दुबई एयरपोर्ट भले होगा, आप फोन कीजिए. सामने से फोन आता है वो बंदे का, एकदम वेरी क्लोज टू द मोबाइल, उनका फेस है वेरी क्लोज टू द मोबाइल. 25 सेकंड के लिए सामने वाला का फेस दिखता है, उसका फेस भी सही है, वो दोस्त का ही फेस है. उसके बाद ये बंदा ट्रांसफर करता है. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो भी इमेज आता है आपका वीडियो इमेज, वो एग्जैक्टली ह्यूमन मूवमेंट की तरफ नहीं होता है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. 2013 के आसपास में गैलेक्सी चॉकलेट बनाने वाले कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था. हेड्री ऑबर्न, फेमस ब्रिटिश एक्ट्रेस, शी डाइड इन 1980s. उसका उन्होंने एक वीडियो बनाया बेस्ड ऑन हाउ शी वॉक, हाउ शी टॉक, सब कोऑर्डिनेट्स निकाल के बनाया. बट लुक एट द वीडियो, आप वो यूट्यूब में ढूंढ सकते हो, ऑड्री ऑबर्न फॉर गैलेक्सी. You will see that जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, लिप सिंक, आई सिंक, स्किन टोन 100% मैच नहीं होगा. आपको एकदम ध्यान देके, कोई बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ 40,000 भेजे, तो आपको ध्यान देकर ज्यादा देर तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में ये सब 25-25 सेकंड का वीडियो आता है, राइट, फास्ट. नंबर 1. सो ऐसा एक केस हुआ था और 40,000 रिकवर हो चुका है. केरला पुलिस का केस है. सो फर्स्ट केस हैज हैपेंड, दैट इज 1. सेकेंड इज, अगर किसी ने आपका, सपोज किसी ने आपका आवाज डीप फेक इस्तेमाल करके किसी फैमिली मेंबर को भेजा है कि मैं इधर फंसा हूं, मुझे पैसा भेजिए, तो मैं क्या करूंगा, एटलीस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, मैं उनको 3 सवाल पूछूंगा. कुछ तो, हमने सवेरे ब्रेकफास्ट क्या खाया, या मेरा गांव किधर है, या कुछ भी जो हमारा फैमिली को पता है, नोबडी एल्स नोस. लाइक 3-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन क्वेश्चन, विच ओनली यू एंड मी नो. करेक्ट? दैट इज व्हाट आई विल डू. सो दैट इज वन थिंग. सो आज के जमाने में जैसे आप लोग मैडम फ्रॉम एमआईटी एंड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज आर सेइंग, सो टाइम लगेगा. वी हैव टू स्टार्ट, ये जो एजुकेशन है वी हैव टू स्टार्ट, और एक जनरेशन शायद लग सकता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन को अवेयरनेस पे लेके आने के लिए. उसके ऑन दैट पाथ सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है. देयर इज अ साइबर सेफ्टी बुकलेट फॉर चिल्ड्रन बाय द सीबीएसई बोर्ड. 87 पेजेस का है वो, साइबर सेफ्टी बुकलेट फॉर
चिल्ड्रन इंटरनेट पे अवेलेबल है, 87 पेजेस। और वो क्या सिखाता है एट दैट एज, डिजिटल एक्सेस कैसा करता है, डिजिटल लिटरेसी क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसा होता है, डिजिटल कॉमर्स कैसे करते हैं, और डिजिटल एटिकेट कैसा है, डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस कैसा होता है, डिजिटल राइट्स इंक्लूडिंग डिजिटल सिक्योरिटी, और थोड़ा कुछ डिजिटल लॉ के बारे में। तो ये स्कूल्स में ऑलरेडी चालू हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूल्स में क्या है, पेरेंटिंग इज अ बिग इशू। पेरेंटिंग इज अ बिग इशू। बच्चा रोया है, बच्चा को एप्पल फोन ही चाहिए, तो हम लोग जाके खरीद के देते हैं। हमारा जमाने में हम जब ऐसा रोते थे, हमारा फादर मदर चार मारते थे, चुप कर बिठाते थे। आज के जमाने में नहीं, बच्चा रो रहा है, कार्टून नेटवर्क के अलावा खाना नहीं खा रहा है। पेरेंटिंग इज अ बिग इशू। दूसरा बड़ा इशू है पीयर इशू। मेरा दोस्त के पास एप्पल आईफोन है, मुझे भी चाहिए, करेक्ट? तो उन्होंने पोर्नोग्राफी देखा है, अभी वो इनके बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, ये आप भी देखिए पोर्नोग्राफी। पीयर इशू इज अ बिग प्रॉब्लम, सो वी हैव टू हैंडल ऑल दैट थिंग्स। और दूसरा जो है लॉ, फॉर एग्जाम्पल द साइबर सिक्योरिटी लॉ, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, डजंट हैव टीथ, उसमें दम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ठीक है, प्रोटेक्टेड सिस्टम्स को हाथ लगाएंगे, आधार या बीआरसी को, तो 10 साल, ज्यादा बाकी सब मोस्टली 3 साल और अवेलेबल। लेकिन आज क्या हुआ पार्लियामेंट में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर has said that we are going to change the law completely, IPC, IEA and CRPC totally, because IT Act सिर्फ IT Act के हिसाब से नहीं चलता है, it works in tandem with IPC, Indian Evidence Act and all that. So now we are going to bring in the latest acts, totally revamping the acts based on the digital world what we are facing. So that is a good tool what we have. Last ये जो point है, conviction rates जैसा मैंने बताया था is बहुत कम है। इसके लिए ये अपराधियों को डर नहीं लगता है, करेक्ट? बेलेबल ऑफेंस है, मैं घूम फिर के बेल करके वापस आ जाऊंगा। सो वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पेंडेंसी केसेस, तो एक तो ज्यादा है और कन्वेंशन ज्यादा होना चाहिए। लास्ट जो मेरा व्हाट आई वांट टू से इज दैट शट करके एक है, शट, सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। शट, सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा आपने बताया था अभी, डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स। आपका बैंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड निहैम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड समथिंग मेंटल समथिंग, निहैम्स। उनके तरफ से एक कार्यक्रम, निहैम्स या निहैम्स, सो उनके तरफ से एक कार्यक्रम है। जैसा आपका ड्रग एडिक्शन होता है, आपको ड्रग नहीं मिला तो हाथ एकदम कांपने लगते हैं, सिमिलरली आज के जमाने में वैसे ही है। सवेरे उठ के हम सब लोग मोबाइल देखते हैं, नहीं मिला तो हमारा दिन डजंट स्टार्ट। इसके लिए शट, यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड शट और निहैम्स, सर्विस फॉर हेल्थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमको सबको फॉलो करना है what they are saying. Actually you can go and spend some time in निहैम्स बैंगलोर and they will actually do a digital detoxing, वो करते हैं। So लास्ट, आप जो अवेयरनेस जो बोल रहे हैं, आप पांडे जी, डॉक्टर शुभ्रा सन्याल और सब मिला के ये तो चला रहा है कार्यक्रम, दैट इज ऑलरेडी इट इज हैपनिंग, और आप लोग भी चला रहा है। लेकिन मुझे दुख, हो सकता है फेसबुक पे लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, या तो फिर जूम में अदर प्लेसेस आर वाचिंग, हियर द अटेंडेंस इज वेरी लो। ओके, अटेंडेंस इज वेरी लो। व्हाई? आप लोग इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अटेंडेंस होना चाहिए थी, क्योंकि हमारा विचार क्या है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, इन लोग बैठ के भाषण दे दे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होगा। जब होगा तब आई विल गो रनिंग टू द पुलिस, राइट? सो वी वेट, कुछ होने के लिए भी वेट करते हैं। सो दिस इज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर दैट एग्जाम्पल, आप जो बोल रहे हैं ना, वीडियो आया, फोन आया, फेक वॉइस आया, तो मैं आपको बोलता हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इमेज, आर्टिफिशियल इमेज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा क्लू, एक तो एक एनालाइज द फेशियल डिस्टॉर्शंस एंड द ब्लरिंग अराउंड द स्किन एंड द हेयर। ओके, एक तो एक आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी ने भी आपको फोन किया तो एनालाइज द फेशियल डिस्टॉर्शंस एंड ब्लरिंग अराउंड द स्किन एंड द हेयर। लुक फॉर अननेचुरल आई मूवमेंट्स, unnatural eye movements or blinking patterns, right? Pay attention to misalignment of facial features, misalignment of, because a banawat, it is made up image, so look out, pay attention to the alignment of facial features,
examine unusual skin texture, right? Or lighting inconsistency. Identify lip syncing. Lip syncing kabhi ho sakta hai. It is not right. AI can never match a human being. AI generated video can never match a human being. वो तो sure है. You know, VFX, वो लोग शायद VFX use करता होगा, ये वो करता होगा. But these are all what I wanted to, आपको, I just wanted to place in front of this esteemed group. Thank you. सही बात है आपकी, और आपने जो जानकारियां यहाँ पे रखी, और एक बात अच्छी डिजिटल डिटॉक्स की, और एक वेबसाइट का भी नाम दिया, और बेंगलोर की संस्था का भी नाम दिया कि वो लोग काम कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की ओर। थैंक यू फॉर, मेरी बात से सहमत होते हैं कि अब शायद जरूरत है लोगों को डिजिटल डिटॉक्स पे जाने की। और जो आपने बच्चों के लिए साइबर सेफ्टी बुक का जिक्र किया है, मैं उसका लिंक आने वाले समय में इसमें डाल दूंगा ताकि लोग देख सकें। मेनन सर, ये बात सच है कि यहाँ पे अटेंडेंस कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोग ज्ञान सुनने कम आया करते हैं, ये भी है। और चूंकि हम लोग एक मेडिकल विभाग से जुड़े हुए, हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक अच्छा डायलॉग हम लोग अक्सर आपस में शेयर किया करते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति लोग तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता। तो साहब, यहाँ पे भी लोग हेलमेट तब तक नहीं पहनते जब तक कि वो 500 का जुर्माना, 1000 का जुर्माना नहीं भर दिया करते हैं। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, सही है सर? बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी आपने जी। ये भी साइकोलॉजी का एक पार्ट है, आज के डिस्कशन के लिए बहुत रेलिवेंट है जी। धन्यवाद। तो सर बिल्कुल समय है, और अगली बार मैं यहाँ पे जो है शुभ्रा जी भी हैं, अपराजिता जी हैं, और ममता जी, डॉक्टर चतुर्वेदी, मेनन साहब, और जो भी आएंगे। आज किसी कारण से त्रिवेणी सिंह जी नहीं आ पाए हैं। हम कहेंगे कि अगली बार जो बैठक, अब जो चर्चा हो, क्योंकि हमने एआई पे बात कर ली, मुझे लगता है कि एक बात रह गई थी, साइबर की जो एक्ट बनना है उसके ऊपर चर्चाएं पिछली बार हल्की सी हुई थी, उस पर थोड़ा सा आगे बात करने की जरूरत पड़ेगी। और डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट पे रखा गया है, तो थोड़ा सा जानकारी के समय इसके ऊपर भी आता है। अगर हमारे यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट इस पे अगर एक मत होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर में भी बात हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला ये प्राइवेसी का है। शुभ्रा सान्याल जी, आप कुछ विचार रहे जी? नहीं, डाटा प्रोटेक्शन की बात नहीं, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी कि सुरेश मेनन जी ने बहुत सेलिएंट फीचर्स बोले हैं पांडे जी, और ये हमारे काम के आएंगे। पर मैं एक चीज जो मेरे दिमाग में एज ए साइकोलॉजिस्ट आ रही है, तो मेनन जी हैं तो थोड़ा सा जवाब दे, हो सकता है इट इज अ सस्पिशियस माइंड। मैं जल्दी से लोगों को ट्रस्ट नहीं करती हूँ एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, बदनाम हूँ इसके लिए। मेरा कहना है कि इन्होंने कहा कि पूरा बुकलेट दे दिया जिसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, साइबर के डायनेमिक्स, एवरीथिंग इज देयर। यंग माइंड्स जो होते हैं, दे आर वेरी फर्टाइल एंड दे लर्न अ लॉट, देयर इंटेलिजेंस ग्रोज। उसको जो वो लोग पढ़ रहे हैं, उसको राइटली ग्रूमिंग करना, राइट सेंस में, स्पिरिट में ले जाना, ये भी बहुत जरूरी है। इफ यू लीव इट टू देम टू रीड, then the masterminds will start working. And आप देखेंगे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, they are mostly groups of youngsters who go on framing strategies how to rob people. तो मैंने जी से इतना ही पूछना चाह रही हूँ, what safeguards are they? You are giving all the whole encyclopedia you are opening to them. But is there any sort of safeguard or defense mechanism to tell them that here you are, but these are the negative things, you should not go beyond it? Menon sir, Yes, can you please help me? Yeah. This is part of the curriculum. So teachers are teaching them. It is not that कि किसी ने booklet दे दिया और पढ़ो और कुछ करो. It is about, a curriculum in their, मतलब history, geography, cyber security, right? So it is a curriculum. तीसरा, उनको ये भी बताया गया है कि, if you use it wrongly, there is a Cyber Act, IT Act 2000. Everything they are told about. So they are being made aware कि, if you try to misuse, then this is the law. So it is
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया था, एक जनरेशन निकल जाएगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू बी साइबर अलर्ट और साइबर सिक्योर। और उनको बताया गया है कि व्हाट इज साइबर एटिकेट। साइबर एटिकेट मतलब हाउ डू आई मेंटेन, साइबर हाइजीन कैसा मेंटेन करते हैं। खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, तो हमको 10 चीज क्या करना है, स्टॉप, थिंक, कनेक्ट ऑन द इंटरनेट। जैसा मैं, आई विल नॉट अलाउ माई चाइल्ड टू क्रॉस द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे alone. I will also not cross. But in the event if I have to cross, I will guide. In the emergency if I have to cross, I will guide with a adult के साथ, guide. But on the internet, what is happening here is there is no policeman as of now, okay, to guide you. So that is where it becomes इतना important हो रहा है कि हम educational institutions में it becomes a like this. CBSE जैसे इंट्रोड्यूस किया है, slowly time लगेगा, इवॉल्व होगा, टाइम लगेगा। अवेयरनेस जैसा हम लोग करते हैं, वी आर ऑल्सो, हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, ओके। बट सोसाइटी का विचार क्या है, जब होगा तब देखा जाएगा। और जब होगा देन उन पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, देन दे विल स्टार्ट, मेरा पैसा गया, मेरा इधर गया, उधर गया। एटलीस्ट ये जो अवेयरनेस के लिए हैड दे कम बीइंग प्रिवेंटिव देन बीइंग रिपेंटिव। So that is where we are saying that more and more people, जैसा आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, but why attendance is low, that is another thing that हमको सोचना चाहिए। बिकॉज हमारा एटीट्यूड ऐसा है, मेरे को कुछ नहीं होगा। जैसा पांडे जी ने बताया, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा कपड़ा खराब हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेफ्टी। हम हमारा सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, हम हमारे कपड़े के बारे में सोचते हैं। दैट इज अवर मेंटालिटी। टाइम लगेगा मैडम, एक जनरेशन निकल जाएगा, स्लोली टाइम लगेगा, नथिंग विल हैपन फास्ट। थैंक यू। अगला जन्म भी हमको यही करना है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। थैंक यू डॉक्टर चतुर्वेदी, थैंक यू। आज विषय आपने साइकोलॉजी और साइबर क्राइम, इम्पर्सनेशन, एआई सबको जोड़ के रखा है। तो और यहाँ कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और मैडम खुद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ एक साइबर क्राइम को जोड़ के कि आज की जो मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसी है वर्ल्ड ओवर, उसका जो सूत्र है, उसका जो बेसिक है, वो है डिजायर क्रिएट करना। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक डिजायर क्रिएट करना। ये कैसे होता है? हम व्यक्ति को एहसास दिलाते हैं कि अगर फलानी चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इनकम्प्लीट हो। एक एंजाइटी क्रिएट करते हैं। आप मकान देख लें, गाड़ी, ज्वेलरी, मोबाइल, कपड़े, होटल, रेस्टोरेंट, हर इंडस्ट्री में ये बार बार ये उसके हैमर किया जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज नहीं है तो आपकी लाइफ स्टाइल इनकम्प्लीट है। उसके फिर रेमिफिकेशंस होते हैं, कंपटीशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, तमाम चीजें होती हैं। मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, जो साइबर क्राइम का जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है, जहां पर आदमी विक्टिमाइज होता है। हम लोगों ने पहले डिस्कशन में जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया था तो मैंने विस्तार से बात की थी कि 3 एलिमेंट हैं जहां ये साइबर क्राइम ऑकर हो रहा है। पहला थ्रेट है। सारे लोगों ने पहले सेशन में इस बात पर एग्रीमेंट व्यक्त किया था कि एक थ्रेट है। वो थ्रेट कैसे आता है? आपकी बिजली कट जाएगी, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, वो थ्रेट वाली बात है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ग्रीड का एस्पेक्ट है, जहां आपका इनाम निकला है, आपको बोनस मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा। ये 2 चीजें हैं जिसके बीच साइबर क्राइम प्रोलिफरेट करता है। और इसका जो सूत्र है, साइकोलॉजी की बात कहां से मैं ला रहा हूं, ये हिप्नोटिज्म है। मैंने पहले भी कहा था कि वो हिप्नोटिज्म शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। एक बड़ा रोचक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकलता है, टॉपर्स के नाम आते हैं पेपर में या न्यूज में आते हैं, तो फ्रॉडस्टर क्या करता है कि उन नामों की आईडी बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हम मेंटरशिप आपको देना चाहते हैं जो अब एस्पिरेंट्स हैं। तो हमारा
माइंड ये होता है स्टूडेंट्स का कि हमें शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा, जो टॉपर है 30वीं पोजीशन, 9वीं पोजीशन, 15वीं पोजीशन का है, वो हमको कुछ ऐसा पिन पॉइंटेड चीज दे देगा जिससे हमारी तैयारी इंप्रूव कर जाएगी। और हजारों की तादाद में छोटे छोटे अमाउंट 4000, 5000, 10,000, हजारों लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी आज ही हमारे पास एक केस आया, इधर मैं तो आजकल विजिलेंस में हूँ लेकिन लोग संपर्क करते हैं, कलकत्ता का एक बंगाली लेडी है, अभी परसों उनके पास बिजली कट जाएगी इस संबंध में आया और 72,000 रुपए उन्होंने खो दिए क्योंकि उन्होंने अपनी डिवाइस का कमांड दूसरे के हाथ में दे दिया। एक लिंक पर उन्होंने क्लिक किया और सारा कमांड उनका चला गया। तो मेरा कहने का मतलब, अवेयरनेस की बात हम लोगों ने की। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक नारा देते हैं, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। तो ये जो बात है हम शेयर नहीं करते, अगर हम विक्टिम हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल में बात नहीं करते उसकी, हमें ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। और अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो हम उससे भी बड़े बेवकूफ सिद्ध होंगे, इसलिए हम इसको शेयर नहीं करते। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम है उसमें इस एलिमेंट को भी डालें कि अगर आप विक्टिमाइज हो जा रहे हैं तो आप बेवकूफ नहीं हैं, आप कम अवेयर थे। जो आदमी आपको ट्रिक कर रहा है वो आपसे ज्यादा होशियार था। इसको थोड़ा स्पोर्टिंग स्पिरिट में अगर हम लें तो हम समझते हैं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद। इस बात को लगा हूं कि एक काम है हमारा, वो है लोगों को अवेयर करने के लिए। सारी व्यस्तता के पश्चात भी मैं और डॉक्टर सुब्रा सान्याल लगातार समय निकाल करके कोशिश करते हैं कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे आप जैसे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आकर के बात करें और हम अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचा सके। ठीक है, उनकी आवश्यकता नहीं है शायद अभी, जब तक वो गड्ढे में नहीं गिरेंगे, जब तक उनको चोट नहीं लगेगी साहब, तब तक वो नहीं संभलने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग यहाँ पे दूसरे की गलती से नहीं समझते हैं, वो समझते जब मेरा होगा तब देखा जाएगा, अभी वो तो बेवकूफ था, मैं तो स्मार्ट आदमी हूं और मेरे पास तो 2-2, 3-3 स्मार्टफोन है। दैट्स व्हाई द स्मार्ट पीपल आर इन इंडिया। लेकिन हमारा काम है साहब कि हम लोगों को देते रहे। इसलिए मेरे प्रोग्राम में आप देखें हमेशा लिख कर आता है मस्तक पर दस्तक दें। तो साहब नरेंद्र पांडे हर शुक्रवार शाम 7 बजे लोगों की मस्तक पर दस्तक देने के लिए आता रहेगा, सुब्रा सान्याल जी के और आप लोग के सहयोग के साथ में। कितने लोग मेरे इस प्रोग्राम पे आते हैं, मैं बस भगवान श्री कृष्ण की बातों को, जो गीता मुझे दिया है कि बेटा कर्म किए जा और फल की चिंता छोड़, इच्छा मत रख, तो सर मैं उसी में चला हूं कि मैं अपने इस अभियान में जुड़ा रहूंगा। हेल्थ के ऊपर सर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करते रहा हूं शुरू से, और मेरे हेल्थ के ऊपर पे ही काम होते हैं। बाकी दिन भी हेल्थ पे मैं वीडियो लेके आता हूँ, हेल्थ पे आर्टिकल लिखता रहता हूँ। लेकिन सुब्रा सान्याल जी के मार्गदर्शन पे मैंने अभी ये बेड़ा उठाया है और आप जैसे लोग आ रहे हैं, तो मैं अगले आने वाले समय में मेरे कुछ विचार और भी हैं कि क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर में और फैमिली के ऊपर में, फैमिली रिलेशन के ऊपर में भी हम आगे चल के बात करेंगे कि कहीं ना कहीं अब जागरूकता की जरूरत घर के अंदर ज्यादा हो रही है। तो डॉक्टर अपराजिता जी हैं, डॉक्टर ममता महापात्रा जी हैं, आप लोग की आवश्यकता मुझे अब आने वाले प्रोग्राम में भी पड़ेगी। थैंक्स जो आप यहाँ पे आते रहते हैं। तो बात यही से होगी कि चुप्पी छोड़ो और खुलकर बोलिए। आंटी जी मुझे बोलने देंगे आप? बिल्कुल मैडम, बोल लीजिए। हाँ सॉरी, मेरा कहना, मेरा असल में मुंह खुजला रहा था बोलने के लिए। मैं ये कह रही थी कि दोनों यूनिवर्सिटी के लोग हैं और बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आ रहे हैं जहां पे हॉस्टल में एक लड़की को, मेरे आर्टिकल में है, सुरेश मेनन जी जानते होंगे, जो हम लोग ने कंबाइंड आर्टिकल लिखी है, डॉक्टर रंजीत ने भेजी थी। ए गर्ल शेयर्ड हर ATM कार्ड विथ हर क्लासमेट, विथ हर रूममेट, और वो रूममेट ने उसको दे दिया अपने बॉयफ्रेंड को। आई हैव नरेटेड इन माय आर्टिकल, एंड ही टुक आउट 50,000 फ्रॉम दैट कार्ड। मैं जो एक पांडे जी, हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें एक सुझाव ये भी डालना है, द यूनिवर्सिटी शुड हैव ग्रीवियंस सेल rather than rush to 1930, because these youngsters don't know where is 1930. Grievance cell should be there. Aparajita knows, Dr. Mamta knows that what I'm trying to say with all sincerity, that have grievance cell, otherwise these girls and boys are committing suicide. They are running away from your campus. You will immediately regress their grievance.
then send them to 1930. This is my request. And बिल्कुल। डॉक्टर चतुर्वेदी जी जो बोल रहे थे ना, मेरा कहना है कि ट्रस्ट, मेरे साथ भी वो ट्रस्ट एंड इग्नोरेंस, ये विक्टिम्स की तरफ दो जो है नेगेटिव फोर्सेस हैं जो इनको क्राइम की तरफ ले जाते हैं, और देन आता है थ्रेट फ्रॉम द क्रिमिनल्स। तो मैं लगातार कोरिलेशन निकाल रही हूँ बिटवीन द क्रिमिनल माइंड एंड द नॉर्मल माइंड एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर। ये जो ट्रस्ट होता है ना, जैसे एआई का चल रहा है, ट्रस्टिंग एंड गिविंग आउट द मनी, द क्रिमिनल माइंड इज वर्किंग एंड हैकिंग द मनी। तो ये जो चीजें हैं ये भी हमें देखना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है दोनों टीचर्स को कह रही हूँ, यू शेयर द वीडियो विथ योर स्टूडेंट्स, टेल देम टू पार्टिसिपेट। वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी, बट वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। दे शुड कम ऑन दिस। दिस इज माय रिक्वेस्ट। I will definitely send it to, already I have sent it to the forums. We have the WhatsApp group of students, and definitely I will send them and make them aware so that every Friday they will Yeah, join. and have the grievance cell. And yeah, okay. The grievance cell should be there. There are lots of crimes This is that go on this inside. is the one this is the one suggestion from my side also, Dr. Subra Sanyal and Dr. Patra ji और Dr. और अपराजिता जी, कि नेक्स्ट Yes. टाइम हम कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के बैठे विच इज द हेल्पफुल फॉर द अवर स्कॉलर्स एंड some of the psychological student who are in the graduation or PG Yes, or yes. the PhD they are doing. तो उनके लिए भी अगर हम कुछ टॉपिक लेकर के आते हैं या फिर केस स्टडी करके आते हैं, दिस इज द मोस्ट मोर बेनिफिशियल फॉर द Beneficial. हाँ, सो दे विल कम। अगर हम जनरल टॉपिक, अभी तक जनरल टॉपिक पे हमने Yes. कई एपिसोड्स कर लिए हैं और बात हो गई है, शुभ्रा जी आप इस बात से सहमत हैं, और जब इतने लर्नर्ड लोग हमारे इस फोरम पे बैठे हैं आपके में, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे विषय को लेकर के आए कि उनको फायदा मिले, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ यहाँ पे मैम बैठी है जिनसे हमारा बातचीत बहुत कम होता है, चलो हमें यहाँ पे ओपन शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द गुड फॉर देम। आप क्या सोचते हैं मैडम अपराजिता जी इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी। थोड़ा जैसे पहले भी बोला था, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और फिर वो एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। एक और चीज जब मैंने सर को सुना था तो एक चीज मेरे दिमाग में आई, इट्स ऑल्सो अबाउट इनकलकेटिंग साइबर एटिकेट। जो संस्कारों की बात होती है कि आप दूसरों के बिजनेस में मत झांकिए, दूसरों के घर में मत झांकिए क्या हो रहा है, ये साइबर स्पेस में भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो अगर हम ये संस्कार अपने बच्चों को दें, अपने कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को दें कि प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, दूसरों की उसमें क्या हो रहा है आप इंटरवेंशन मत कीजिए उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। सो ये साइबर संस्कार डेवलप करने की बात है, व्हाट वी कॉल इज साइबर एटिकेट, और एक सभ्यता की बात है। इट्स अबाउट बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड इन द साइबर वर्ल्ड एंड बिहेविंग आवरसेल्व्स। सो एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे घरों के बच्चे, स्कूल्स ये चीज इंश्योर कर सकते हैं, बचपन से ही माँ बाप ये चीज इंश्योर कर सकते हैं, हमारी जनरेशन के पेरेंट्स एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं दैट यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी वेरी सिविलाइज्ड वे इन साइबर वर्ल्ड। सो दैट वुड आल्सो मेक अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। Yeah, Doctor, but just to answer your question, sorry, just to inform you, like जैसा मैंने mention किया था कि there is a CBSE book, so chapter number 5 is exactly जो आप बता रहे हैं ना, digital etiquette is that digital etiquette. Yeah, correct. So I'm sure. Okay, great. So मेनन सर, नेक्स्ट टाइम we will also discuss about the cyber etiquette जो कि CBSE में है, उस विषय को भी हम चाहेंगे कि अगली बार इस फोरम पे रख लिया जाए, ताकि बहुत से लोगों को जानकारी मिले। सीबीएसई और एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि वह केवल किताबों और स्कूल के कमरे तक सीमित है, बाहर निकल के सब एक जैसे हो जाते हैं। तो अगर ये फोरम है तो हम उन कुछ विशेष के जो की पॉइंट्स हैं उसको लेके यहाँ बैठेंगे, और साइकोलॉजिस्ट में जितने भी हमारे पास में प्रोफेसर्स हैं उनसे भी निवेदन होगा कि आने वाले समय में थोड़ा सा हम लोग अपने ग्रुप पे भी काम करते हैं, ताकि डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी जो ये मुहिम चला रही हैं तो वो एक सार्थकता की लोग पहुंचे और लोग अधिक से अधिक लोग पहुंचे। मैं तो केवल यहाँ बैठ करके एक एंकरिंग कर पाता हूँ और बस एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट कर पाता हूँ कि जहां तक हो सके तो मैं जो मेनन सर, नेक्स्ट टाइम वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द साइबर एटिकेट जो कि सीबीएसई में है, उस विषय को भी हम चाहेंगे कि अगली बार इस फोरम पे रख लिया जाए, ताकि बहुत से लोगों को जानकारी मिले। सीबीएसई और एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि वह केवल किताबों और स्कूल के कमरे तक सीमित है, बाहर निकल के सब एक जैसे हो जाते हैं। तो अगर ये फोरम है तो हम उन कुछ विशेष के जो की पॉइंट्स हैं उसको लेके यहाँ बैठेंगे, और साइकोलॉजिस्ट में जितने भी हमारे पास में
प्रोफेसर्स हैं उनसे भी निवेदन होगा कि आने वाले समय में थोड़ा सा हम लोग अपने ग्रुप पे भी काम करते हैं, ताकि डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी जो ये मुहिम चला रही हैं तो वह एक सार्थकता की लोग पहुंचे और लोग अधिक से अधिक लोग पहुंचे। मैं तो केवल यहाँ बैठ करके एक एंकरिंग कर पाता हूँ और बस एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट कर पाता हूँ कि जहां तक हो सके तो मैं इसको अधिक से अधिक पब्लिक के बीच में भेज सकूं। तो फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। Thank you. फिर मिलूंगा Thanks. अगले शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए Thank विषय you. के साथ। तब तक थैंक यू, सभी लोग कनेक्टेड रहिएगा हम लोग के साथ। Thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am.